यूथ अचीवमेंट के बिहार सचिवालय इंटर लेवल में आप लोग का स्वागत है। चेक नंबर 170 है। पहला क्वेश्चन है, वेदों की संपूर्ण सच्चाई, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है। क्वेश्चन है कि वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, इससे हम लोग की वेद का जो काल था, वैदिक काल एक सर्वश्रेष्ठ काल था। कोई भी कथन होता है उसके साथ जुड़ा हुआ कहानी होता है, सर्वश्रेष्ठ काल था। और वैदिक काल के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात, इन चारों महान हस्तियों में दयानंद सरस्वती ने बोला था कि दयानंद सरस्वती ने स्टेटमेंट दिया, वेदों की ओर लौटो, यानी कि वैदिक काल का समतामूलक समाज था। इसी वैदिक काल समतामूलक समाज था और वेदों में संपूर्ण सच्चाई नहीं था, इसलिए वेद की ओर लौटो। आंसर क्या जाएगा? स्वामी दयानंद। तो स्वामी दयानंद साथ और भी फैक्ट है। पहला फैक्ट है कि 1875 में इन्होंने आर्य समाज का स्थापना किया था, आर्य समाज का स्थापना किया था। स्वामी विवेकानंद यानी कि 1897 में रामकृष्ण मिशन का। स्वामी श्रद्धानंद ध्यान रखना कि जुड़े हुए हैं हिंदू महासभा से। एस राधा कृष्णन ध्यान रखना कि भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति, भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति। ऐसा क्या हो जाएगा? स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, सरकार पंचायत बता सकती है? यानी सरकार ने, यहाँ मेन क्वेश्चन सरकार से नहीं है, ये क्या है कि सरपंच से। क्या है? सरपंच को कैसे हटाया जा सकता है? सरपंच पर जो महाभियोग अविश्वास प्रस्ताव चलता है उसके लिए दो क्राइटेरिया है। पहला कि उसका कार्यकाल 2 वर्ष पूरा कर चुका हो, कार्यकाल 2 वर्ष पूरा हो चुका हो। दूसरा, उसके लिए क्या हुआ, 2/3 पंच सरपंच के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव दे, तब क्या होगा? अविश्वास प्रस्ताव पारित होगा। इसके लिए कंडीशन है 2 वर्ष पहले पूरा कर चुका हो कार्यकाल का। आंसर 2/3 होगा। ध्यान रखना कि अगर एक बार अविश्वास प्रस्ताव गिर गया यानी पारित नहीं हुआ, अगले 2 साल तक क्या होगा? कोई प्रस्ताव लाया नहीं जाएगा। ठीक है। अभी आंसर क्या होगा? बी होगा। ग्राम पंचायत में सरकारी पदाधिकारी होते हैं पंचायत सेवक। पंचायत सेवक ग्राम पंचायत के लिए होते हैं। प्रखंड विकास पदाधिकारी ध्यान रखना कि ब्लॉक के लिए होते हैं, प्रखंड के लिए होते हैं। जिला विकास पदाधिकारी जिला स्तर पर होते हैं। तो उप विकास आयोग ध्यान रखना कि इसके बारे में चर्चा की गई, जो कि इसके बारे में चर्चा 1984 में किया गया था। 1984 में एलएम सिंघवी समिति से पहले, सिंघवी समिति से पहले जो समिति बनी थी VKRV राव समिति के द्वारा। तो ये क्या 90 विकास आंसर का पंचायत सेवक ग्राम पंचायत सरकारी पदाधिकारी होते हैं। लॉर्ड कर्जन प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किया गया था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था क्योंकि कर्जन ने क्या किया था? बंगाल विभाजन किया था, जो भारत में फूट डालो और राज करो का पहला संवाद था। गोपाल कृष्ण गोखले सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। दादाभाई नौरोजी के बारे में जानेंगे। भारत का महान वृद्ध, राष्ट्रीय आय की गणना, कांग्रेस का नामकरण, ब्रिटिश संसद में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाने वाले पहले एशियाई, पहले भारतीय, पहले एशियाई, स्वराज शब्द का पहला प्रयोग किए थे
डेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत, धन का निष्क्रमण सिद्धांत, धन का निष्क्रमण सिद्धांत। एनी बेसेंट पहली महिला कांग्रेस की अध्यक्ष, पहली महिला कांग्रेस की अध्यक्ष एनी बेसेंट। होम रूल मूवमेंट शुरू हुई है, होम रूल मूवमेंट से बाल गंगाधर तिलक भी होम रूल मूवमेंट से जुड़े हुए थे, कभी कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बन पाए। आंसर क्या जाएगा ए, गोपाल कृष्ण गोखले। अलीपुर बम कांड 1908 संबंधित है, 1908 संबंधित है। ध्यान रखना कि मूल रूप से अनुशीलन समिति के सदस्यों द्वारा मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास, किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था, जिसके तहत खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी जिम्मेदार थे। खुदीराम बोस को फांसी दी गई और प्रफुल्ल चाकी आत्महत्या कर लिया था। तो अलीपुर बम कांड अरविंदो घोष के बचाव किस वकील ने किया था? याद रखना कि ये किया गया था सीआर दास के द्वारा, सीआर दास के द्वारा। भूला भाई देसाई, ध्यान रखिए, आजाद हिंद फौज के कमांडर के सपोर्ट में लाल किला में जो कार्रवाई चल रही थी उसमें बचाव पक्ष लिए थे। आंसर क्या होगा? सीआर दास। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन नियुक्ति, कारण कि 1909 से एक प्रक्रिया लाई गई थी कि हर 10 साल पर संवैधानिक रूप से समीक्षा की जाए कि भारत में प्रशासन कैसा है। तो 1909 के बाद 1917 में समीक्षा की गई थी और रिपोर्ट आया था 1919 के अधिनियम के रूप में, 1919 के अधिनियम के रूप में। इसी कारण से 1919 के अधिनियम को रिव्यू करने के लिए 1927 में साइमन कमीशन गठन किया गया था, जो भारत 1928 को पहुंचे। उन्होंने 1929 में रिपोर्ट डाला, इस पर क्या गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया था, क्योंकि कहीं न कहीं इस साइमन कमीशन में सभी ब्रिटिश थे। इस कारण से भारत में इसका विरोध हुआ था। जब इसकी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में रखा गया तो ब्रिटिश संसद में भी ये इस बात की चर्चा की कि भारतीय इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसलिए गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया। तो इसके लिए क्या गया था साइमन कमीशन गठन? 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा के लिए। आंसर होगा ए। संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 368 लिया गया है साउथ अफ्रीका से। वित्त आयोग 280, ध्यान रखना कि अभी हाल ही में 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया। वित्तीय आपात 360 लिया गया है जर्मनी से। अभी तक इस आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ है। अखिल भारतीय सभा 312 जो सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा द्वारा बनाया जा सकता है, राज्यसभा द्वारा बनाया जा सकता है। आंसर जाएंगे ए का 4, ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। एक ही ऑप्शन बन जा रहे हैं, एक भी अगर आपको पता हो तो क्या हुआ, आंसर बन जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, निम्नलिखित कौन सा एक इतिहास के विषय में कार्ल मार्क्स का दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन है? इतिहास अतीत की घटनाओं का विश्वसनीय अभिलेख है। ठीक है, इतिहास विभिन्न व्यक्तियों के बीच युद्धों का अभिलेख है। इन दोनों को नकार दिया गया था। कार्ल मार्क्स कहना था कि इतिहास राजा रानियों की कहानी नहीं है, बल्कि क्या कहानी है, शोषक और शोषित वर्गों की। इसके लिए उन्होंने वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया था, जिसके तहत उन्होंने काल बंटवारा किया। पहला बंटवारा किया दास व्यवस्था के रूप में, जिसमें ताकतवर थे और उनके गुलाम थे। दूसरा काल बताया सामंत व्यवस्था के रूप में, जिसमें जमींदार थे और किसान थे। जमींदार को यूरोप में सामंत बोलते थे। ठीक है, तो सामंत किसानों को शोषण कर रहे थे। तीसरा पूंजीवादी काल है, जिसमें पूंजीपति मजदूरों का शोषण कर रहे थे। और इसके बाद क्या होगा, समाजवाद काल आएगा।
इसमें क्या होगा, समानता आएगी और इस समानता कहीं न कहीं साम्यवाद की तरफ ले जाएगा। ये वर्ग संघर्ष की कहानी जो है कार्ल मार्क्स के इतिहास का विवरण था। इन्होंने इसी को लेकर सिद्धांत दिया था जिसका नाम था ऐतिहासिक भौतिकवाद सिद्धांत। वैज्ञानिक समाजवाद से दिया गया था द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत। कि वाद विवाद मिलकर संवाद बनाते हैं, तो हर कोई भी घटना के बदले में विवाद होना आवश्यक है। आंसर क्या हो जाएगा, इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच के संघर्ष का सिलसिला है। कार्ल मार्क्स ने धर्म को अफीम की संज्ञा दी थी। धर्म को अफीम बोला था कि जर्मनी में पैदा लिए थे और लंदन में इनकी मृत्यु हुई। ठीक है, आंसर जगह सी। भारत मुख्य निर्वाचन आयोग का पदावधि होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले पूरा हो। जानना कि अनुच्छेद 324 के अंतर्गत भारत में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य आयुक्त होंगे। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार। राजीव कुमार हैं जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। पहले जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो सुकुमार सेन थे। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। आंसर क्या होगा, 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले पूरा हो। किस स्थिति के बारे में कहा जाता है, उन्होंने दक्षिणवाद आर्यकरण किया है। जानना कि दक्षिणवाद आर्यकरण यानी कि संगम काल जुड़ा हुआ है। संगम काल में क्या हुआ कि आर्य की व्यवस्था को 300 बीसी से लेकर 300 एडी के बीच में क्या हुआ कि उसको आर्य व्यवस्था को दक्षिण भारत की ओर ले जाया गया। और ये ले जाने का काम किए थे अगस्त ऋषि। इनके बारे में बोला जाता है विंध्याचल पार ले गए थे। विंध्याचल पार आर्य को लेकर गए थे। अब विंध्याचल आप जानते हैं, विंध्याचल पर्वत क्या करता है, उत्तर भारत दक्षिण भारत को बांटता है। ऐसा कहा अगस्त ऋषि। विश्वामित्र से जुड़ा हुआ कि इन्होंने क्या किया था कि विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र लिखा था। गायत्री मंत्र लिखा था ऋग्वेदिक काल में। ठीक है, ऐसा क्या होगा कि अगस्त ऋषि। किस मंदिर पर समय एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जो भारत की विशालतम नंदी की मूर्ति है। जानना कि बिरदेश्वर मंदिर में भी है। बिरदेश्वर मंदिर क्या है, तंजौर में राजा राज प्रथम ने बनाया था। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है। कंदरिया महादेव मंदिर में जो लिंग जो कि नंदी है सबसे क्या है कि भारी भरकम जो विशालतम क्या है, विशालतम है। विशालतम ऊंची पूछे तो बिरदेश्वर मंदिर, ऊंची जो नंदी की मूर्ति है वो बिरदेश्वर मंदिर की है। तो ऐसा क्या हुआ, कंदारिया महादेव की मंदिर। जानना कि दक्षिण भारत के मंदिर में मंदिर निर्माण कला है, द्रविड़ कला से जुड़ा हुआ है। इस कला में हर मंदिर के आगे एक पूरक व्यवस्था की गई है जो प्रवेश द्वार होता था। और इस प्रवेश द्वार के सामने क्या हुआ, नंदी की मूर्ति रखी जाती थी। इस कारण से कोई बुरी आत्मा अगर प्रवेश कर रही है तो इसको नंदी क्या हुआ उसको रोक लेती थी। इस कारण से हर मंदिर में नंदी की मूर्ति बनाई गई थी। ऐसा क्या हुआ, कंदारिया महादेव मंदिर। जहां ऊंची पूछे तो बिरदेश्वर मंदिर। फिरोज तुगलक ने दारुल सफा फिरोज तुगलक का था जो कि एक थेरापी अस्पताल था। फिरोज तुगलक ने के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट है कि इसने 125 लगभग 125 शहर बसाए थे। ये सबसे महत्वपूर्ण था जौनपुर, फिरोजाबाद और भी थे, लेकिन जौनपुर क्या सबसे महत्वपूर्ण था। तो ऐसा दारुल सफा वही खैरात दानशाला को दाने खैराते इस टाइप का कुछ बनाया गया था। सुमलित नहीं है हुमायूंनामा, गुलबदन बेगम,
यानी कि पहला ऑप्शन क्या गलती हो गया, आंसर हो जाएंगे तुझके बाबरी बाबर और बाबर नामा अबुल फजल, तुझके जहांगीर जहांगीर और शाहजहांनामा मोहम्मद साले, मोहम्मद साले। इनसे क्या हुमायूं नामा गुलबदन बेगम द्वारा लिखी गई थी, हुमायूं ने नहीं लिखा था। ध्यान रखना कि मुझे मुगल काल में दो ही शासकों ने अपना आत्मकथा लिखा है, एक बाबर और एक जहांगीर। तो आंसर क्या हो जाएगा ए, हुमायूं नामा। जोखिम पूंजी, जोखिम पूंजी उसे कहते हैं जब कोई नए उद्यम के लिए एक दीर्घकालीन प्रारंभिक पूंजी दिया जाए। अगर ये अल्पकालीन होता तो जोखिम नहीं होती। दीर्घकालीन पूंजी की जो मात्रा होती है वो जोखिम पूंजी कहलाती है, खास करके नए उद्यमियों के लिए। ऐसा क्या होगा? सिख गुरु का सही क्रम बताइएगा। सिख गुरु पर सही क्रम बताना है। जानना कि नानक देव क्या थे? संस्थापक थे। नानक देव संस्थापक। उसका गुरु अंगद थे। गुरु अंगद ऑप्शन में नहीं है। उसका अमरदास होंगे। अमरदास तीसरे गुरु थे। रामदास चौथे गुरु थे। पांचवें गुरु अर्जुन देव हैं और नौवें गुरु तेग बहादुर है। तो यहाँ इस ऑप्शन में आंसर क्या होगा? अमरदास, रामदास, अर्जुन देव और तेग बहादुर। अर्जुन देव के बाद हरगोविंद, फिर हर राय। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा कि डी हो जाएगा। ब्रह्म समाज 21वाद समर्थक सही है। आर्य समाज ने शिक्षा के विकास में योगदान दिया, ठीक है। अभी जो डीएवी स्कूल का निर्माण हुआ है ऑलमोस्ट आर्य समाज जुड़ा हुआ है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी, सही है। तो 1 2 3। बक्सर का युद्ध, मीर जाफर ने था, ये बन क्या था? मीर कासिम थे और रॉबर्ट क्लाइव भी नहीं था, मुनरो था, थॉमस मुनरो। तो पहला ऑप्शन गलती हो गया। बॉन्डीवास की 1760 में हुआ था फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी में, सही है, क्योंकि इसके बाद फ्रांसीसियों का राजनीतिक शक्ति खत्म कर दी गई थी। जलियांवाला कभी हुआ ही नहीं था। फिरा का युद्ध 1717 में हुआ था, ताराबाई और साहू के बीच। आंसर क्या हो जाएंगे आपके? जो सही है बॉन्डीवास का युद्ध 1760। बंगाल किस गांव ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? जानना ये किया गया था मीर कासिम के द्वारा। मीर कासिम के द्वारा स्थानांतरित की गई थी। मीर कासिम के द्वारा स्थानांतरित की गई थी। अलवर्दी खान ने मुर्शिदाबाद राजधानी बनाई थी। इनका जवाब डी। इनका जवाब ओलंपिक में प्रतिभाग करने वाले भारतीय टीम की नियंत्रित करती है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1927 में की गई थी। इसकी स्थापना 1927 में की गई थी। और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष है, वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं वो है पीटी उषा। पीटी उषा पहले अध्यक्ष जमशेद जी टाटा थे। जमशेद जी टाटा पहले अध्यक्ष थे। 1927 में इसकी स्थापना की गई है। मुख्यालय दिल्ली है। पीटी उषा इसकी अध्यक्ष थी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। झेलम नदी तट पर, झेलम नदी तट पर प्रतिष्ठा 326 बीसी में हुआ था। 326 में बीसी में हुआ था। सिकंदर और पोरस के बीच पोरस ने बड़ी अपनी वीरता पूर्वक इस लड़ाई को लड़ा था, जिसका सिकंदर की सेना जीत तो गई। इस सिकंदर को लगा कि आगे जो घरानंद की लंबी सेना है, घरानंद की बड़ी सेना है, उससे लड़ना बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस कारण से ब्यास नदी से सिकंदर महान लौट गए थे। सिकंदर महान 356 बीसी में पैदा हुए थे और 323 बीसी में इनकी मृत्यु हुई। 23 बीसी में इनकी मृत्यु हुई। ये मकदूनिया के शासक थे। मकदूनिया के शासक। आंसर होगा ए, सिकंदर और पोरस। गयासुद्दीन तुगलक की धमकी पर हुनूज दिल्ली दूर है नामक उत्तर किस उपशब्द के लिए किया गया था? ये शेख निजामुद्दीन औलिया।
निजामुद्दीन औलिया के बारे में कथन है कि इसने 7 सुल्तानों को दिल्ली गद्दी पर से उतरते हुए देखा था। आंसर का शेख निजामुद्दीन औलिया। राज्य के संभावित आय व्यय का चिट्ठा तैयार करने के लिए फिरोजशाह तुगलक ने एक महत्वपूर्ण किया था। उसमें किस अनुभवी राजस्व अधिकारी को यह कार्य दिया था? ध्यान रखिएगा, इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा ख्वाजा हिमासुद्दीन, ख्वाजा हिसामुद्दीन, ख्वाजा हिसामुद्दीन। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था। ये मोरक्को के निवासी था और इसने रेहला नामक किताब लिखा, रेहला नामक किताब लिखा। शेर खां बाद में शेर शाह सूरी बना। आंसर होगा ख्वाजा हिसामुद्दीन। बुद्ध ने आनंद के परामर्श और संग में स्त्री प्रवेश किया, सही है। बुद्ध का महात्मा बुद्ध का अंतिम वर्षा काल वैशाली था, ये भी सही है, ठीक है। और भारत में पूजित पहली मानव प्रतिमा महात्मा बुद्ध की थी। ध्यान कि चौथी बौद्ध संगति के दौरान इस प्रश्न को लेकर कि महात्मा बुद्ध भगवान है या नहीं है या मानव है, इस प्रश्न को बंटवारा हुआ था। महायान शाखा इसे ईश्वर मानी, भगवान मानी, और हीनयान शाखा ने मानव माना। इस कारण से पूजा करना जरूरी था और कनिष्क महायान शाखा से जुड़ा हुआ था। इस कारण से उन्होंने गंधार कला के द्वारा पहली मानव प्रतिमा बनाई थी जो कि बुद्ध की थी, महात्मा बुद्ध की। आंसर क्या होगा? ये सभी। 7 सुल्तान को देखा, दूसरे ने ऐसे कवि थे जो 8 सुल्तान को देखे। क्या निजामुद्दीन औलिया 7 सुल्तानों को और 8 सुल्तानों को अमीर खुसरो। आंसर क्या होगा? ये। गिलाद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में घटी घटनाएं थी, ठीक है, घटी घटनाएं थी। अब इस बार स्टार्टिंग का क्वेश्चन दिया गया है तो इसका आंसर हर वक्त ध्यान गया कि कहीं ना कहीं क्या हुआ कि सभी पर जाएगा। करा मानिकपुर के सूबेदार मलिक काफूर का विद्रोह, ठीक है। तो गिलाद्दीन फिरोज खिलजी के समय मलिक काफूर का विद्रोह हुआ था। इसी विद्रोह को दबाने के लिए करा आया था। दिल्ली के दरवेश सीधी मौला के समय, यह भी सही है। उल्लुगु के नेतृत्व में मंगोल को मुसलमान बनना, इसे नया मंगोल कहा जाता है, नया मंगोल। उनके द्वारा दिल्ली के बाहर मुगलपुरा नामक बस्ती बनाना। तो सभी होंगे गिलाद्दीन खिलजी के समय। सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण तब होगा जब सूर्य की रोशनी अर्थ पर डायरेक्ट नहीं पड़ेगी, यानी इसके बीच में कहीं ना कहीं कोई पिंड आ जाएगा। तो हम जानते हैं कि अर्थ का एक ही पिंड है जो कि चंद्रमा है। चंद्रमा के मूवमेंट के कारण से चंद्रमा जब सूर्य के सामने पड़ जाता है तब क्या होता है? चंद्र ग्रहण का निर्माण होता है, सूर्य ग्रहण का निर्माण होता है। इसके अंतर्गत 3 छाया बनती है, तो इसे सिजगी भी कहते हैं, सिजगी भी कहते हैं। चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य आता है, सूर्य पूरी तरह से स्पष्ट दिखाई नहीं देता। वह चंद्र ग्रहण में सूर्य, अर्थ और मून, इसमें ध्यान रखना कि एक ही छाया बनेगी। ये क्या? चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण होगा पूर्णिमा को और सूर्य ग्रहण होगा अमावस्या के दिन। कि जब भी सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण होगा तो 20% क्या होगा कि ज्यादा ज्वार आएंगे, कुछ ज्वार आएगा, 20%। आंसर हो जाएगा सी। भूपट्टी पर पाए जाने वाले तत्व, ध्यान में भूपट्टी पर पाए जाने वाले तत्व की मात्रा है ऑक्सीजन 46.5%, तेल का 26.5%, एल्युमिनियम 8% और फिर 5%, लोहा 5%। तो पहले ऑक्सीजन होंगे, फिर सिलिकॉन होगा, फिर एल्युमिनियम होगा, फिर लोहा होगा। तो क्या होगा? ठीक है। मानचित्र पर स्थित अक्षांश देशांतर के बारे में कौन सा कथन सत्य है? अक्षांश पृथ्वी के मध्य से खींची गई परिधि पर कोणीय दूरी होती है और समान कोणीय दूरी को मिलाने वाली रेखा अक्षांश रेखा कहलाती है। अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 है और अक्षांश संख्या 181 है। वहीं
दो ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा देशांतर कहलाती है, जो कि विषुवत रेखा पर चौड़ी होती है और ध्रुव पर पतली होती है। तो दोनों एक दूसरे को लंबवत काटती है, समानांतर होती है, लंबवत काटती है एक जगह, तब लंबवत काट रही है एक जगह, ऐसा क्या यहाँ अब कैंसिल हो जाएगा, दोनों एक दूसरे को लंबवत काटती है। ध्रुव पर ध्यान, अक्षांश रेखा नहीं बनती, अक्षांश रेखा कभी ध्रुव पर नहीं बनेगी, अक्षांश बनेगा, अक्षांश रेखा नहीं बनेगी। आंसर होगा बी। भूपृष्ठ कितना प्रतिशत अवसादी सेलों से बना हुआ है? जहां अवसादी सेल कि आग्नेय चट्टान का निर्माण मैग्मा के ठंडा होने से होता है, इसे इस कारण से जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। इस पर अपक्षयन हो यानी कि अपने जगह पर टूटना फूटना, अपरदन हो यानी कि ट्रांसपोर्ट होना, इससे क्या परत पर चट्टान का निर्माण होगा, इसमें जीवाश्म पाए जाएंगे और आग्नेय और अवसादी चट्टान में तापमान और प्रेशर होने के कारण ये रूपांतरित कर लेंगे, तो क्या होगा, रूपांतरित चट्टान बनेंगे। तो ऊपरी भाग में सबसे ज्यादा क्या होता है कि अवसादी सेलियम होते हैं, जो क्या होता है ऑलमोस्ट 76% के आसपास है, यानी 75% है, तो ऑलमोस्ट हो जाएगा 75%, लेकिन ध्यान रखना कि 76% ऑप्शन में हो बेहतर 75%। समभूकंप रेखा, जब समभूकंप रेखा ध्यान रखना कि कभी कि जहां एल तरंग निकलती है तो क्या होती है कि अनियमित रहती है ईपी सेंटर से, पी तरंग एस तरंग कहीं नियमित रहती है, लेकिन एल तरंग अनियमित रहती है। और सम भूकंप रेखा दो भूकंप रेखाओं को मिलाने वाली जुड़ा हुआ है, दोनों क्या होगा, अनियमित होंगे। अनियमित कि जहां भूकंप चालू होती है उसे कहते हैं फोकस, जहां महसूस होता है उसे कहते हैं ईपी सेंटर। तो फोकस क्या होता है, जहां से शुरुआत होती है भूकंप मूल। काकराटाव ज्वालामुखी, ध्यान, काकराटाव ज्वालामुखी स्पेक्ट्रली द्वीप समूह में, स्पेक्ट्रली द्वीप समूह में है। आपको यहाँ कि ज्वालामुखी साथ इफेक्ट पर सबसे बड़ी ज्वालामुखी मोना लोआ है, सबसे ऊंची ज्वालामुखी जागृत में फोटोपॉक्सी है, फोटोपॉक्सी है, जागृत है, ये क्या है, जागृत, यानी इसका क्या है, अभी भी जगा हुआ है। अगर मृत में पूछे तो ओजेसियल स्लाडो, ओजेसियल स्लाडो। ध्यान रखना कि ये सबसे ऊंची ज्वालामुखी है, ये क्या है, मृत ज्वालामुखी है। यहाँ क्या हुआ, काकराटाव स्टेली द्वीप समूह। ध्यान कि अगर स्टेली द्वीप समूह नहीं होगा, इंडोनेशिया रहता तो बेहतर इंडोनेशिया हो जाता, लेकिन यहाँ क्या कि स्पेशली दे दिया, इस कारण से स्पेशली आंसर हो जाएगा। उत्तर अमेरिका की सर्वोच्च चोटी माउंट मैकिनले अलास्का में, माउंट एवरेस्ट विश्व की और एशिया की, माउंट एलब्रूस यूरोप की, माउंट अकांगुआ साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट मैकिनले क्या है, नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, जो कहाँ है, अलास्का में, मैकेंजी रेंज में है। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। पृथ्वी की धातु से ऊपर की वायुमंडल, आसान क्वेश्चन है, बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो पहले क्या हुआ कि अगर प्रश्न लाया जाए तो क्षोभ मंडल, मतलब ध्रुव पर क्या है कि चपटा हुआ है और विषुवत रेखा पर फैला हुआ है 8 से 18 किलोमीटर के बीच, ताकि जितना भी मौसमी प्रघटना होती है, यानी कि बादल का बनना, बारिश होना, बिजली चमकना, क्या होगा, क्षोभ मंडल में होगा। उसके ऊपर क्या होगा, समताप मंडल होगा, जहां ओजोन लेयर है जो अल्ट्रावायलेट रेज को सोख लेती है, इस कारण से हवाई जहाज नीचे उड़ पाता है। उसके ऊपर मध्यमंडल हो जाएगा, जहां उल्काएं पाई जाती है। उसके ऊपर आयन मंडल होगा, जहां रेडियो तरंग पाए जाएंगे।
इसके ऊपर बहिर्मंडल होगा जहां इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक वेव पाए जाएंगे। देखते हैं कि क्षोभ मंडल, समताप मंडल, क्या कहें ऊपर ध्यान से ऊपर जो पहले क्षोभ, समताप, फिर मध्य, आयन मंडल, फिर तक जेड धाराएं, यहाँ जेड धाराएं अभी जस्ट उसी क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन है। समताप मंडल और क्षोभ मंडल के बीच 8 से 10 किलोमीटर, 16 से 18 किलोमीटर विषुवत रेखा पर और 8 से 10 किलोमीटर दूर पर ये होता है कि जेट स्ट्रीम बहती है, यानी कि ये इसे कहते हैं क्षोभ सीमा। क्षोभ सीमा ध्यान रखना कि ये क्षोभ सीमा जो निर्माण हो रही है वो हो रही है क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच में। क्षोभ सीमा जो विषुवत रेखा पर 16 से 18 किलोमीटर और दूर पर 8 से 10 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। चक्रवात की उत्पत्ति होती है जानना कि जब लो प्रेशर अंदर बने और हाई प्रेशर बाहर बने। इस कारण से जब क्या होती है हवा अंदर की ओर आती है, क्योंकि हवा की दिशा कहते हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, तो क्या हुआ कि ये चक्रवात बनता है। तो क्या हुआ, दो भिन्न राशियों की वायु तापमान वाली भिन्न राशियों के मिलने से, क्योंकि हम जानते हैं कि टेम्परेचर क्या है कि इन्वर्सल प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है। टेम्परेचर बढ़ेगा प्रेशर घटेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा प्रेशर घटेगा। तो ताप यहाँ हाई प्रेशर है, इसका मतलब यहाँ क्या है टेम्परेचर लो है, या लो प्रेशर यानी कि टेम्परेचर हाई है। तो ये होंगे राज्य की तटरेखा सर्वाधिक है, इनमें से पूछ रहा है, इनमें से ध्यान वैसे गुजरात में सबसे ज्यादा है और सबसे कम क्या है कि गोवा में है। 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश, कि जो तटीय सीमा बनाते हैं या ध्रुवीय या द्वीपीय सीमा बनाते हैं, इनमें से पूछ रहा है। तो गुजरात के बाद ध्यान किया कि गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश आता है, गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश, उसका तमिलनाडु, फिर कर्नाटक, केरला, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और गोवा, आंध्र प्रदेश जाएगा। कावेरी नदी बेसिन, ध्यान रखना कि कावेरी नदी निकलती है कर्नाटक से और तमिलनाडु, भाग केरला और पुदुचेरी होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला और पांडिचेरी, क्योंकि ये चारों जलग्रहण क्षेत्र में, नदी बेसिन क्षेत्र में, इसका विवाद हुई थी चारों में। कि भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन क्या गंगा का है, लेकिन भारत की पूछे तो सिंध का हो जाएगा। होगा एलिनो भारतीय मानसून से जुड़े हुए हैं। लौटता मानसून जब भारत की लौट रहा होता है तो ये इसलिए लौट रहा होता है तो यहाँ क्या था लो प्रेशर और ऊपरी भाग में हाई प्रेशर, क्योंकि जनरली क्या होता है कि सितंबर अक्टूबर में, सितंबर अक्टूबर में, यानी कि उत्तर भारत में टेम्परेचर लो होता है इसलिए हाई प्रेशर बन रहा है, नीचे क्या होता है टेम्परेचर ज्यादा होता है लो प्रेशर बनता है। लेकिन यहाँ साउथ अमेरिकन तट पर हम्बोल्ट जलधारा बन जाती है एलिनो, इसका टेम्परेचर अत्यधिक रहता है और प्रेशर लो हो जाता है, लो प्रेशर बन जाता है, लो प्रेशर बन जाता है। इस कारण जो हवा टकराने वाली होती है तमिलनाडु में, वो क्या करती है मूव करके चल जाती है पेरू के तट पर, पेरू के तट पर। इस कारण से तमिलनाडु वर्षा नहीं हो पाती है, नहीं तमिलनाडु में नॉर्थ ईस्ट मानसून से वर्षा नहीं हो पाती है। भारतीय मानसून एलिनो इफेक्ट करते हैं, जहां हर 4-5 साल पर होता है। लारिनो में अधिक वर्षा होगी। राजनीति सिद्धांत आयरलैंड से, कनाडा से संघात्मक प्रणाली, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन, ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा और संवर्ती सूची, संवर्ती सूची। आयरलैंड से जानना कि राज्यसभा और
राज्यसभा में 12 लोगों को जो नियुक्त मनोनीत किया जाता है वो भी आयरन किया गया है, आयरन किया गया है। स्थानीय शासन के विषय में निम्नलिखित कौन सा सही है? भारतीय संविधान में भारत संविधान के अनुसार परिसंघीय प्रणाली में स्थानीय संस्कृति को स्वतंत्रता कोटि नहीं है। ठीक है, शुरुआती नहीं दिया गया था परिसंघीय प्रणाली में। ठीक है, ये स्थानीय निकाय में 30% आरक्षण नहीं, 30 नहीं, 33% मिनिमम और 50% मैक्सिमम। लॉस का सबसे बड़ा भंडार कर्नाटक में पाया जाता है। ठीक है, भारत विश्व का लॉस का दूसरा सबसे बड़ा नहीं है, दूसरा नहीं है। भारत क्या कि तीसरा नंबर पर है, पहला चीन है, दूसरा यूएसए, तीसरा भारत है। तीसरा लॉस का होता है। ठीक, भंडार कर्नाटक, उत्पादक उड़ीसा, 1 और 3, 1 और कागज उद्योग लुगदी से होता है, वही होगा जहां टेम्परेचर कम होगा। टेम्परेचर कम होंगे जहां की वाष्पीकरण कम होगा, वाष्पीकरण कम होगा तो पेड़ में जितना जो पेड़ होंगे उसमें क्या होगा कि पानी ज्यादा रहेगा, पानी ज्यादा रहेगा तो मुलायम होंगे, मुलायम होंगे तो उससे लुगदी निकाला जा सकता है। तो भारत में या कहीं भी क्या होता है जहाँ की इस प्रकार की मुलायम प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं, यानी वहां होगी जहाँ कच्चे माल की उपलब्धता हो। तो कागज उद्योग में सबसे पहला स्थान चीन का है और लुगदी में कनाडा, लुगदी में कनाडा का प्रथम स्थान है। आंसर होगा ए। राष्ट्रीय राजमार्ग, ध्यान राष्ट्रीय राजमार्ग ध्यान गए कि पुराना सेक्शन दे रहा है, पुराना सेक्शन दे रहा है। अभी वर्तमान में चेंज हो गए हैं, वर्तमान में बहुत से चेंज हो गए हैं। तो पुराना सेक्शन है कि NH4, ध्यान गए NH4 जो है, NH4 वर्तमान में मुंबई से चेन्नई, मुंबई से चेन्नई, ताकि NH5 जो है NH6 ध्यान रखना कि कोलकाता से मुंबई, कोलकाता से मुंबई। और NH15 जो है, NH15 जो है कि जयपुर से दिल्ली की, क्या बाकी 1 और केवल 3 बन नहीं रहा है। मुंबई कोलकाता NH6 2 हो रहा है, तो नया आंसर बना लीजिएगा केवल 2, केवल। सूची 1 और सूची 2 साक्षरता दर है, 2011 का साक्षरता दर है, 2011 का साक्षरता दर से बना हुआ है। जाना कि सबसे ज्यादा साक्षरता दर केरल के पास है, साक्षरता दर केरल के पास है। जानना कि उत्तराखंड का 73.4 है, 73.4 है। जो छत्तीसगढ़, ध्यान रखना छत्तीसगढ़, उत्तराखंड का 70%, उत्तराखंड का 70%, छत्तीसगढ़ का 60.2%, तमिलनाडु का 73.4% और गुजरात का 69.7, 2341। देश का सबसे लंबा रेल पुल बनाया जा रहा है, ध्यान रखना कि सुपौल और मधुबनी के बीच में 10.20 किलोमीटर लंबा पुल बन रहा है, जो कि कोसी नदी में बनाया जा रहा है। इससे पहले जो नदी अभी जो वर्तमान में है वो असम में है, वर्तमान में ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में है। यहाँ क्या कोसी नदी पर नया सबसे लंबा पुल, देश का सबसे लंबा पुल बनने जा रहा है, जो 10.2 किलोमीटर का है, सुपौल और मधुबनी के बीच में। फिर शांति भगवान बुद्ध के लिए मैराथन, बौद्ध मैराथन 2024 बौद्ध गया, बौद्ध मैराथन 2024 बौद्ध गया। जानकर कि 14 जनवरी को ये आयोजन किया गया था, 14 जनवरी को। 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम, 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम ध्यान रखना 1975 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा लाया गया था, इंदिरा गांधी सरकार द्वारा लाया गया था 1975।
तो सुनिश्चित करने के लिए तो फ्लोरिकल्चर फूलों की कृषि के लिए, सिल्वीकल्चर वन संरक्षण, मेरीकल्चर समुद्री जीव और हार्टिकल्चर फूलों के उत्पादन। 2143 2143 2143। एशिया महाद्वीप में उत्तरी भाग प्रभावित होने वाली नदियां नौ परिवहन के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि ध्यान रखना कि निम्न भाग में ये नदियां अधिकांश समय जम जाती है। शुरुआती दौर में कहते हैं जम जाती है, का निर्माण करती है, तो निर्माण करती है नदियां, अक्सर बाढ़ आती है, भी ठीक है, कुछ नहीं है, ठीक है। यानी इसका आंसर डी पर जाएगा, क्योंकि दो तो मिल ही रहे हैं, सी बी और सी मिल रहे हैं, जलप्रपात का निर्माण भी होता ही है। आंसर क्या होगा? डी। आंसर डी कर लीजिएगा, आंसर बना लीजिएगा। केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप यानी कहाँ है केप ऑफ गुड होप? साउथ अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका राज्यों में विकसित होने के साथ इस मार्ग से होने वाले व्यापार अत्यधिक वृद्धि हुई, ठीक है। स्वेज जलमार्ग को लिया जाना टोल, हाँ टोल टैक्स यहाँ स्वेज में ज्यादा लिया जा रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। बड़े बड़े तेल वाहक जहाज टैंकर संकीर्ण स्वेज से क्रॉस नहीं कर पाते हैं। इसका अंश क्या होता है कि अगर देखा जाए तो ठीक है, तो यहाँ क्या होता है कि कहीं ना कहीं क्या होता है कि स्वेज नहर यहाँ क्या संकीर्ण हो जाते हैं। चांस यहाँ से क्या केप ऑफ गुड होप यहाँ से भारत के या एशिया के तो सभी, ठीक है। धन्यवाद। चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग सेट नंबर 170 का मैथ्स का डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न आपका किस प्रकार का है। तो पहला प्रश्न जो है ये क्या कह रहा है कि तीन व्यक्ति एक सड़क पर पैदल चलना प्रारंभ करते हैं। तीनों की गति समान है एवं तीनों एक वेग में क्रमशः 68 सेंटीमीटर, 51 सेंटीमीटर एवं 85 सेंटीमीटर चलते हैं। तो कितनी दूरी चलने के बाद तीनों के समान पैर एक साथ उठेंगे, है ना। सब एक साथ फिर से पैर अपना उठाएगा, ये कब, कितनी दूरी के बाद। तो हमें करना क्या है, इसमें एलसीएम पता करना है। आपने क्या निकालना है, इसमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकाला जाए, ठीक है। चलिए, तो एलसीएम क्या होगा इसका? एलसीएम ऑफ 68, 51 एंड 85 ये आपको निकालना है पहले। तो ये कितना आने वाला है देखिए, देखिए तो एलसीएम हमारा क्या आ रहा है देखिए। तो एलसीएम होगा इसका, हमारा जो एलसीएम विधि है आप उससे निकाल सकते हैं। तो 68, 51 एंड 85 देखिए किससे कट रहा है, सबके सब 17 से कट रहे हैं। 17 से काट दीजिए, 17 चौका 68, 17 तिये और 17 बचे। अब कटने की जरूरत नहीं है, तो जो हमारा एलसीएम है वो आ जाएगा 17 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 यानी कितना आ जाएगा देखिए। तो 4 तिये 12 पचे 60, 17 छक्के 102 1020। यानी कि कितनी दूरी के बाद वो फिर से एक साथ हो जाएंगे, मतलब एक साथ फिर से उनका कदम उठेगा। तो हम क्या कहेंगे कि वह न्यूनतम दूरी जो होगी, अभिष्ट दूरी, वह क्या होगी? तो 1020 सेंटीमीटर, यानी इसको यदि मीटर में बदल दें तो 100 से भाग देना होगा।
100 से भाग देंगे तो क्या आएगा 10.2 मीटर। चलिए, अब ये सवाल सबको समझ में आ गया। ठीक है, चलिए हम लोग अब क्या करें, अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। 76 हो चुका है। आइए, अच्छा सॉरी, इसका आंसर हो गया ये। अब ये है कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं में से बीच वाली संख्या तथा 3 क्रमागत सम संख्याओं में से बीच वाली संख्या का अंतर 7। तो बताइए कि तीनों विषम संख्या और तीनों सम संख्याओं के योग के बीच क्या अंतर। देखिए, तो जो प्रथम 3 क्रमागत विषम संख्या का बीच वाली संख्या ही क्या होती है, तो औसत होती है ना। जो 3 अगर संख्या है, संख्या 3 है, तो जो बीच वाला संख्या होगा वही क्या होगा उनका, यानी कि औसत हो जाए। और ये कितना मान लिया जाए, x मान लिया जाए। तो सेकेंडरी जो 3 क्रमागत सम संख्या है, ठीक है, संख्याओं का बीच वाला, और ये सम संख्याओं का बीच वाली संख्या ही उसका भी औसत हो जाएगा। तो उसको कितना मान लिया जाए, y मान। तो जैसे कि प्रश्न कह रहा है कि उन दोनों का अंतर 7 है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या दिया आपको कि x माइनस वाई जो है वो 7। तो प्रश्न कह रहा है कि तीनों विषम संख्या और तीनों सम संख्याओं के योग के बीच। तो आप इसका योगफल, योग कैसे निकालोगे, तो हम लोग को पता है कि अगर हमको इनका योग पता करना है तो औसत में नंबर ऑफ टर्म से गुना करेंगे। तो कितना औसत आ जाएगा, विषम संख्याओं का योगफल होगा 3x और सम संख्याओं का योगफल हो जाएगा आपका 3y, और बराबर में कितना, तो 3 सत्ते 21। यानी हम क्या कहेंगे कि हमारा जो अभिष्ट अंतर है वो क्या होना चाहिए, 21 होना चाहिए। ठीक है, अभिष्ट अंतर क्या होना चाहिए, 21। ओके, चलिए आ जाइए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए अगला प्रश्न है कि जब एक संख्या को 2, 3, 4, 5 या 6 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक बार शेष 1 बचता है, लेकिन यह संख्या 7 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है। यदि संख्या 250 और 350 के बीच में है तो संख्या के अंकों का योग क्या होगा। तो सबसे पहला काम क्या करें हम लोग, एलसीएम निकालने। फिर से सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे ऑफ किसका, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ये एलसीएम हमें क्या मिल जाएगा, देखिए तो कहेंगे 4 पचे 20 तिये 60। एलसीएम हमें क्या दिख रहा है, 60। 60 तो इनसे पूरा पूरा कटेगा, लेकिन एक शेष बचना है। तो अगर हम इसमें 1 जोड़ देंगे तो 7 से कटेगा नहीं। यानी हमारा जो संख्या होगा वो कैसा होगा, 60 का मल्टीपल में 1 जोड़कर, और वो कैसा होना चाहिए, 7 का न्यूनतम गुणज। 7 का न्यूनतम गुणज कौन सा वाला, जो इसको माने वैसा वाला न्यूनतम। तो हम लोग अब क्या करें कि अगर हम देखें कि k का मान मान लीजिए कि कैसा लें, इससे संख्या किसके बीच आ जाए, 250 और 350 के बीच में। तो अगर हम इसमें मान लीजिए 5 लेते हैं k का मान, वी शुड टेक k इक्वल टू 5।
जब k का मान 5 लेते हैं तो संख्या क्या मिलेगा? 60 गुना 5 और प्लस 1, तो क्या आ रहा है आपका ये 301। तो 301 जो है वो 7 से पूरा पूरा कटता है, 7 चौके 28 और 7 3 21, यानी 301 क्या है? 7 का गुणज है। और क्या है कि 301 जो है वो किसके बीच आ रहा है? तो 301 जो है आपका वो 350 से छोटा भी है और 250 से बड़ा भी है। यानी यहां हम क्या कह सकते हैं कि हमारा जो निर्णायक संख्या होगा, अभिष्ट संख्या जो है वह संख्या होगा आपका 301। अंकों का योग कितना होगा? अंकों का योग वो हो जाएगा आपका 3 + 1 यानी कि क्लियर। चलिए बहुत अच्छे। आइए, कहता है कि जब पानी जमकर बर्फ बन जाता है तो उसके आयतन में 9.1/11% की वृद्धि हो जाती है। तो बताइए कि 55 घन मीटर पानी को जमने पर कितनी बर्फ प्राप्त होगी? देखिए तो कितना वृद्धि होता है। तो पानी है पहले और फिर बर्फ, तो आयतन में जो वृद्धि होता है वो कैसे होता है? तो कह रहा है कि 9.1/11%। 9.1/11% का मतलब क्या है? 11 9 99, 1 100/11%, और इसी का मतलब होता है 1/11। यानी कि अगर पहले से पानी 11 है तो बर्फ का आयतन जो हो जाएगा वो 12 हो। तो कह रहा है कि अगर पहले से 55 घन मीटर पानी है, पहले से 55 घन मीटर पानी है, यानी 11 अनुपात जो है वो अगर 55 घन मीटर है, क्यूबिक मीटर है, तो हमारा इसका मान कितना हो जाएगा? यानी 1 अनुपात का मान होगा 5। इसीलिए 12 का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 12×5 = 60 मीटर। इन्हें हम क्या कहेंगे? 60 घन मीटर। बस इतना ही हमें पूछा गया है। क्लियर। अगला प्रश्न, एक टैंक 15 मीटर लंबा, 10 मीटर चौड़ा और 6 मीटर गहरा है, जो ऊपर से खुला हुआ है। तो टैंक में प्रयोग की जाने वाली चादर की चौड़ाई अगर 2 मीटर है तो कुल प्रयोग की गई चादर की कीमत क्या होगी जिसका दर 5 रुपये प्रति घन मीटर है? चादर का दर कभी भी कैसा देता है? 5 रुपये प्रति मीटर होना चाहिए था लंबाई के हिसाब से। तो हम लोग सबसे पहले क्या करें, जितना हमें चादर का यूज होगा पहले उसका हम एरिया निकालें। देखिए तो चादर का क्षेत्रफल, क्या बनाने में? टैंक बनाने में प्रयोग की गई चादर का क्षेत्रफल, चादर का तो कितना मिलेगा? तो ऊपर वाला फेस तो खुला हुआ है, तो केवल कहां कहां? तो कहेंगे कि L × B एक ही होगा, प्लस 2BH और प्लस 2LH। LB केवल एक। अब क्या क्या दिया है? लंबाई, चौड़ाई और ये उसकी गहराई यानी ऊंचाई। तो L × B करिए, तो 15 × 10 प्लस 2 × B कितना है आपका? 10 और H है आपका 6 प्लस 2 × L है आपका 15 और H कितना है आपका? 6। चलिए तो अब हो जाएगा ये 150 प्लस 10 दूना 20 छक्के 120, 15 दूना 30 छक्के 180। सबको जोड़ते हैं तो 300 प्लस 150 यानी 400। अब यही जो एरिया है, चादर का जो क्षेत्रफल है, ये किसके बराबर होना चाहिए आपका? तो कहेंगे कि 2 मीटर उस चादर की चौड़ाई है, तो चादर की चौड़ाई गुना चादर की लंबाई, चादर की चौड़ाई गुना चादर की लंबाई। तो आपको चादर की चौड़ाई पता है, लंबाई निकालनी है। देखो तो लंबाई क्या मिलेगा? चादर का लंबाई बराबर 225। इन चादर कितनी लंबी है? 225 मीटर लंबी आपकी चादर।
तो अब हम लोग क्या कहेंगे कि रेट क्या दिया है, 5 रुपए करके प्रति मीटर। तो खर्च क्या होगा, है ना, चादर की कीमत, चादर की कीमत बराबर हम क्या लिखें कि 225 और गुने 5, कितना रुपया, 5 पच्चे 25, 5 दूना 10, 2 12, 5 दूना 10 11, 1125 रुपया हो जाएगा आपका चादर का कीमत। तो यहाँ पे क्या कर दीजिए, घन काट दीजिए, यहाँ तो क्या दिया, 5 रुपये प्रति मीटर। तो ये चादर का एरिया हो गया L/B, चादर की लंबाई गुना चादर की चौड़ाई, और ये किसका हो गया, चादर का क्षेत्रफल उस शेप के आधार पे। इसी ट्रेन के इंजन की पहिए की परिधि इतनी है और वह 4 सेकंड में 60 चक्कर लगाता है, तो ट्रेन की रफ्तार क्या है। तो हम सभी जानते हैं कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी कितना तय करेगा, तो एक चक्कर में तय करेगा इतना, इन 4 सत्ते 28, 2 30/7, एक चक्कर, एक चक्कर, है ना। तो अब क्या था कि ऐसा ऐसा 7 चक्कर वो लगाता है, तो 7 गुने 30/7 कुल दूरी हो गई। और समय क्या ले रहा है करने में, 4 सेकंड। समय कितना ले रहा है करने में, 4 सेकंड। तो ये हो जाएगा उसका मीटर, सॉरी सेंटीमीटर में है, ये किसमें आपका अभी सेंटीमीटर में है। तो देखते हैं कितना आ रहा है, 7 7 कैंसल, 30/4, यानी अगर काट दिया जाए तो इसको हम लोग कट करते हैं तो आएगा 15/2, लेकिन ये सेंटीमीटर प्रति सेकंड है अभी। तो अगर हम इसको गुना करते हैं, मान लीजिए अगर मान लेते हैं कि वो मीटरे में दिया होगा, पहिए की परिधि इतनी छोटी तो नहीं होती है ट्रेन की इंजन, अगर वो मीटर में होता तो गुना 18/5 करते, तो 5 दिए 15 और 2 से 9, 9 बचे 4.2/7, 28, 30/7 सेंटीमीटर में दिया गया है, और 7 चक्कर लगाता है, दूरी हो गई 30 मीटर, और समय है 4। अगर हम ये कर लें कि 30/4 ही है और कन्वर्ट करना है उसको 18/5 से, तो क्या हो जाएगा, 5 छक्के 30, 2 से 2 बार में, 2 से 9 बार, 54/2 आ रहा है, ये 27 आ जा रहा है, 27 किलोमीटर प्रति घंटा आ जा रहा है। वही है ही आपका, क्या नंबर दिया, ऑप्शन 81 डी दे रहा है आपका 16.2। अगर सेंटीमीटर मान के चले तो क्या होगा, तो काफी कम हो जाएगा आपका। इसको यदि हम लोग क्या मान के चले हैं, मीटर, इसको अगर हम लोगों ने मीटर माना है तब ऐसा बन रहा है, ठीक है। अगर मीटर लेके चलते हैं, सेंटीमीटर नहीं है मीटर है, तो हम लोग ऐसे बना पा रहे हैं। और अगर वो सेंटीमीटर हो जाएगा तो फिर चाल तो बहुत कम हो जाएगा उसका, है ना। 4.2/7 एक चक्कर में, 7 चौका 28, 30/7, तो 7 चक्कर में कितना, 30 सेंटीमीटर। इसको बटा 100 करना होगा, तब जाके गुना, फिर कभी संभव ही नहीं आपका, है ना। इसलिए प्रॉब्लम है इस सवाल में। ओके, चलिए कोई नहीं, इसका जवाब जो आ गया वही रखिएगा, कितना आ जाएगा, गुने 18/5 किलोमीटर पर आवर, यानी 2 से 9 बार में, ठीक है। चलिए, यह एक व्यक्ति अपने आय का 60% राशन पर खर्च करता है, शेष का 25% कपड़ों पर खर्च करता है, और फिर बचे हुए धन का
10% सिगरेट पे खर्च करता है। तो कहता है कि शेष धन बचत में बैंक में जमा करता है, और इस प्रकार यदि बैंक में 135 जमा किए हो तो आय क्या हो। तो आय को कितना मान लिया जाए, उसका x। सबसे पहले 60% खर्च किया तो बचाया कितना, 40%। फिर उसमें से शेष का 25% कपड़ों पर खर्च किया तो बचाया कितना, 75%। फिर बचे हुए धन का 10% सिगरेट पे खर्च किया तो बचाया कितना, 90%। और शेष धन कितना, तो 135। यही सवाल है आपका। इसने पूछ रहा है कि उसकी आय क्या होगी, इस तरह से पूछा। तो 2 जीरो से 2 जीरो तो काट ही दिया जाए, और उसके बाद चाहो तो आप और काट सकते हो ना, 15 से 5 बार में, 9 बार में, तो 9 9 कैंसिल, है कि नहीं। तो अब कितना आ गया देखिए, 5 से इसको काट दीजिए 20 बार में, 4 से काट दीजिए इसको 5, यानी कि x का मान आ गया आपका 500। हम लोग क्या बोलेंगे, उसका आय कितना था, 500 रुपये। चलिए आइए, कि अम्ल और जल के 3 नमूनों में उनका अनुपात दिया गया है। उन तीनों नमूनों को बराबर मात्रा में मिलाकर एक मिश्रण बनाया जाता है। उस मिश्रण में अम्ल तथा जल का अनुपात क्या होगा। क्लियर कर दिया गया है कि तीनों को बराबर मात्रा में मिलाना। पहला का क्या रेशियो है, 2:1 का, ठीक है। दूसरे का क्या है, 3:2, और तीसरे का क्या है, 5:3। हमें पता है कि हमें तीनों की मात्रा क्या करनी है, बराबर करनी। तो ये 3 है, ये 5 है, ये 8 है। 8, 5 और 3 का एलसीएम क्या लीजिएगा। इसका जब हम एलसीएम लेते हैं तो 8 पचे 40 दिए 120, यानी सबको क्या करना ठीक रहेगा कि सबको हम लोग यहाँ कितना कितना कर दें, तो 120 करके सबको हम लोग कर देते हैं। तो 120 में इसका किससे गुना होगा, 40 से। इसका किससे गुना होगा, हम लोग कहेंगे इसका है 5 से, मतलब 3 2 5 24 से। और इसमें किससे गुना होगा, 15 से। अब कितना कितना हो जाएगा वैल्यू देखिए, सबकी मात्रा बराबर होने के बाद। ये 40 दूना 80 और 40, ये 24 दिए 72, और ये 48, और ये 15 बचे 75 और 45। और हमें क्या करना है, सबको जोड़ देना है बस। तो यहाँ पे ये मेरा कौन है, अम्ल है, और ये मेरा कौन है, जल है। तो बस सबको ऐड कीजिए। तो 5 2 7, 8 7 15 7 22, तो 8 5 13 का 3, 4 3 12, 13, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, अभिष्ट अनुपात 227:133। ओके, क्लियर है। ये 52 गलती से लिखा दिया गया। ये कितना नंबर क्वेश्चन है आपका, 83 आई थिंक होगा ये। चलिए अगला सवाल 84। किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दिया गया है। यदि घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में क्रमशः 100, 200 और 200 की वृद्धि कर दी जाए तो घनाभ के आयतन में क्या वृद्धि होगा। चलिए आइए देखते हैं हम लोग कि जो पहला वाला जो घनाभ है उसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का क्या अनुपात है, 1:2:3। तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो सबको गुना करेंगे, 3 दूना 6। और जो मेरा नया वाला घनाभ बनेगा, ये तो इनिशियल है, और बाद वाले का इनिशियल ही। अब बढ़ने के बाद क्या हो जाएगा, कहता है कि बढ़ने क्या बढ़ गया है, तो उसके लंबाई में 100% की वृद्धि, यानी 1 है तो 2 हो जाएगा। उसके बाद उसके चौड़ाई और ऊंचाई में कितने की वृद्धि, 200 200 की वृद्धि है। इसके चौड़ाई में 200 की वृद्धि मतलब कितना हो जाएगा, कि 300% हो जाएगा, यानी कि 6। और ये कितना हो जाएगा, 200 की वृद्धि, यानी इसका भी 3 दूना 6 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। और अब आप इसका निकालिए, वॉल्यूम कितना है,
तो 9 छक्के 54 दूना 108 हो जाएगा। इसका वॉल्यूम कितना 6 और इसका वॉल्यूम 108। सब में वृद्धि के बाद हम लोगों ने कितना कितना होगा वो लिख दिया। ठीक है, तो अब देखिए पूछ रहा है कि नया वॉल्यूम जो है वो पुराने का कितना गुना है, क्या अनुपात। देखिए कहेंगे 108 बटा में 6, तो क्या आ रहा है आपका 18 गुना। अगर वृद्धि पूछेगा तो क्या कहेंगे 1700% की वृद्धि होगी, है ना। आपसे वृद्धि नहीं पूछा, यहाँ पर लिख तो रहा है कि वृद्धि, लेकिन आंसर किस में दिया है, गुना के फॉर्म में दिया गया आपको 84A। 83B 84A। आयतन में वृद्धि केवल 500, ये कैसे हो सकता है। ठीक है, चलिए 100 बढ़ाएंगे तो आपका ए बी फॉर्मूला भी अगर आप लगाते हैं, है ना, तो 100 और 200 में लगाएंगे कितना का हो जाएगा, सीधा आपका पहुंच जाएगा कितना 300 और प्लस 200, 5 ऐसे ही हो गया, 5 2 7, 5 2 10, सीधा बात। चलिए आइए अगला सवाल। अब इस तरह के सवाल को देखा जाए 85, ये कहता है कि मान निम्न में से कौन सा होगा। तो इस तरह के सवाल में जहां प्लस माइनस स्टार्ट होता है, इसका वैल्यू क्या होता है 1 प्लस रूट ओवर 4 इंटू 3 माइनस 3, 4a माइनस 3, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2। तो क्या आ जाएगा देखिए 1 प्लस करते 12 में से 3 गया तो 9, यानी 1 प्लस 3 बाई 2 यानी 2 दूना 4। क्या आंसर आ जाएगा आपका 85 का ए। चलिए इसमें आ जाइए, यह है कि 1/x² प्लस 1/y² का मान ज्ञात कीजिए जब x और y आपको दिया गया है। तो जरा आप देखिए कि 1/x² को हम क्या लिख सकते हैं 1/x का होल स्क्वायर, और एक होगा 1/y का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख पाएंगे कि इसमें से अगर हम क्या निकाल सकें, इसमें से अगर हम निकाल लेते हैं कि 1/x का मान क्या होगा, तो इजी हो जाएगा बनाना। अगर x दिया हुआ है 2 प्लस रूट 3, तो 1/x का मान क्या होगा 2 माइनस रूट 3। ठीक, और अगर y दिया हुआ है आपको 2 माइनस रूट 3, तो 1/y का मान क्या होगा 2 प्लस रूट 3। ठीक, अब इसको देखिए आप a प्लस a² प्लस b², यानी a प्लस b का होल स्क्वायर और माइनस 2ab भी हम इसको लिख सकते हैं। तो इसका दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 4 आ जाएगा, तो 4 का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू, अगर दोनों को गुना करिएगा आप 2 माइनस रूट 3 और 2 प्लस रूट 3, तो गुना करेंगे तो 1 होगा, तो 16 माइनस 2 में क्या आ जाएगा आपका ये 14 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी इसको हम लोग बना सकते हैं। अब इसमें आइए ए और बी 200 मीटर की दौड़ क्रमशः 22 और 25 सेकेंड में पूरी करते हैं। जब ए अंतिम रेखा पर पहुंचता है तो बी अंतिम रेखा से कितनी दूरी पर था। तो बी की अंतिम रेखा से दूरी बराबर क्या लिखे हम लोग, देखिए तो कि 25 सेकेंड में वो कितना पूरा करता है 200, तो 3 सेकेंड जब रेस ए पूरा कर लेगा, है ना, जब ए जो है वो रेस पूरा कर लेगा 22 सेकेंड में, तो 3 सेकेंड उसको और चाहिए रेस खत्म करने में, किसको हमारे बी को। तो 3 सेकेंड में जितनी दूरी वो तय कर पाएगा उतना ही पीछे रहेगा। तो हम क्या कहेंगे, चूंकि 25 सेकेंड में हमारा जो बी है वो 200 तय करता है, इसीलिए 3 सेकेंड में कितना तय करेगा, तो इतने से ही रहेगा अंतिम रेखा से दूरी किसकी बी की।
बी। तो 25 से क्या बार में कटेगा ये कहीं 8 बार में, तो 8 थी 24 मीटर। तो हम क्या कहेंगे कितनी दूरी पर रहेगा वो 24 मीटर। अब किसी समानांतर श्रेणी के 40 पदों का योग जिसका प्रथम पद 2 और सर्वांतर 4 है क्या हो? तो सम का फॉर्मूला है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो आपको सम निकालना है 40 पदों का, तो 40/2 2 गुने ए प्रथम पद 2 दिया है 40 -1 और डी कितना दिया 4 गुना करेंगे तो 20 4 प्लस 39 चौका 116 यानी 20 गुना 120 क्या ये कितना आ रहा है देखिए आपका 40 पदों का था तो 20 तो ठीक है, प्रथम पद 2 दिया है सार्वंतर 4 है, तो n-1 इंटू डी ठीक है आपका। 40 में 1 गया तो इतना 40 ओहो ये 39 चौका है आपका, तो 4 में 36 का 4 160 माइनस 40 160 माइनस 4 ठीक है 4 156 आता है 160 ना 3200। चलिए आइए, एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 25 सेकंड में पार करती है और समान लंबाई की दूसरी रेलगाड़ी समान दिशा से ही आकर उसी व्यक्ति को 15 सेकंड, तो पहली गाड़ी दूसरी को कितने समय में पार कर जाएगी? दोनों का दिशा सेम है ना, जिस दिशा में समान लंबाई की दूसरी गाड़ी समान दिशा से ही आकर, तो अब उस गाड़ी को कितने में पार करेगी? क्योंकि दोनों गाड़ियों का दिशा सेम है तो एक दूसरे को पार करने में लगने वाला समय होगा 2 इंटू T1 इंटू T2 डिवाइडेड बाय T1 माइनस T2। ठीक है निकालिए, 2 गुने 25 सेकेंड 15 सेकेंड 25 माइनस 15 2 गुने 10 5 बार में 5 से 3 बार में और 25 दिए 75 सेकेंड। ठीक है, अगर दिशा क्या होता विपरीत होता तो यहाँ पे हम लोग एक प्लस साइन दे देते हैं ना, दोनों की लंबाई भी सेम है तो इस तरह से आप इसको आसानी से बना सकते हैं। चलिए, किसी व्यक्ति ने 3600 रुपए के कर्ज को 40 वार्षिक किस्तों में चुकाने की व्यवस्था की, सभी वार्षिक किस्तें समानांतर श्रेणी में हैं और कितनी किस्तें हैं 40 किस्तें। तो हमारा जो योगफल दिया हुआ है पहला केस में 40/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस 40 माइनस 1 इंटू डी और बराबर कितने के 3600 रुपये, सब मिला के होना चाहिए। जब इसको सॉल्व करते तो क्या आता है 20 2a प्लस 39d और 20 से काटा जाए तो 2a प्लस 39d बराबर 180। ये पहला शर्त हो गया। फिर कहता है कि जब 30 वार्षिक किस्तें देने के पश्चात व्यक्ति की मृत्यु हो गई तब 1/3 कर्ज बाकी था, यानी 30 किस्तों में कितना आपने दे दिया 2/3, तो 2/3 यानी कि कितने 30 किस्तों में, तो 30/2 2a प्लस 29d और आपने कितना दे दिया 3600 का 2/3, 3600 का 2/3 आपने दे दिया, तो 12 दूना 2400। ये 15 बार में कट रहा है, 15 से भाग दीजिए उधर 2a प्लस 29d और 15 से भाग दे रहे हैं तो 15 एकम 15 ये बच रहा है आपका 15 9 24 15 छक्के 90।
यानी 160 आ रहा आपका ये। अब जाकर के देख सकते हैं ये दो समीकरण हो गया, तो दोनों का जो डिफरेंस है वो कितने का आ रहा है देखिए। तो 10d बराबर कितना आ जाएगा आपका 20। देयरफॉर d बराबर हो जाएगा आपका 2, यानी कॉमन डिफरेंस जो है 2 का आ गया। अब आपको पूछा जा रहा है प्रथम किस्त का मान, तो प्रथम किस्त निकालिए 2a प्लस 29 इंटू 2 इक्वल टू 160। देयरफॉर 2a बराबर 160 माइनस 58, यानी a का मान आएगा आपका 102/2 यानी 51। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रथम किस्त का मान हो जाएगा 90 नंबर। यह 10 सेंटीमीटर भुजा के एक वर्गाकार कागज से सर्वाधिक बड़ा एक वृत्त काट लिया गया है। उस वृत्त के क्षेत्रफल और मूल वर्गाकार कागज के क्षेत्रफल का अनुपात निम्नलिखित में से किस अनुपात के निकटतम होगा। एक वर्गाकार कागज का टुकड़ा है जिससे हमें क्या करना है, सर्वाधिक आकार का एक वृत्त काटना है, यानी वैसा वृत्त जो इसके चारों भुजाओं को स्पर्श करते हुए बने। और इस वर्ग की भुजा दी गई है 10 सेंटीमीटर, तो इसका व्यास कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब कहता है कि वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालें हम लोग, इसका रेडियस तो 5 है यानी पाई r स्क्वायर, और दूसरा क्या कहेंगे हम लोग, उस मूल वर्गाकार कागज का क्षेत्रफल यानी कि 10 का स्क्वायर। जब हम इन दोनों को चेक करते हैं तो इसका रेशियो क्या आ जाएगा 5 इंटू, इसको काटेंगे तो नीचे ये 25 और ये 100, 5/4, तो 5/4 तो इसमें कहीं नहीं दिख रहा है। अगर अब इसको सॉल्व करते हैं तो पाई मतलब 22/7 अगर यूज कर लिया जाए तो 7 चौका 28। अब आपको ये ढूंढना है कि इस तरह का वैल्यू यानी 11/14 ये करीबी मान इसमें से कौन दे रहा है, सबसे करीब कौन है, किस अनुपात के निकटतम होगा, ये हमें चेक करना है। इसको भाग दे के देखा जाए कितना आता है 0.110 यानी 14 8 112, 2 से 98 करेंगे तो बचेगा आपको कितना 12 मतलब हो गया आपका 120, 14 8 112 करीब करीब 0.78 कितना आ रहा है देखिए। ये नहीं होगा, ये 0.6 है, ये 6 8 48 और ये वाला 7 8 56, ये भी नहीं होगा आपका। इसको देखा जाए 100 8 48 ये भी ज्यादा हो जा रहा है, ये 5 8 30, ये वाला ये एग्जैक्ट 8 है ना, और ये 100 8 से ज्यादा है, 7 8 56, ये भी 8 से ज्यादा। सबसे करीब कौन है 4/5 ही है। ये आपको क्वेश्चन नहीं है अभी, सबसे करीब यही दिया है, सबसे करीब जो होगा उसके वो कौन होगा आपका 4/5 ही होगा। श्रीमती एक्स ने अपने पति के लिए कुछ कमीजें और टाइयां क्रय करने में कुल 535 रुपये व्यय किया। कमीज का मूल्य 43, माना कि एक्स कमीज खरीदा गया, तो 45x प्लस टाई वाई 21y बराबर कितना आना चाहिए 535। तो हम लोग इस ऑप्शन से देख के चलें तो देखेंगे कि अगर हम लोग क्या करते हैं कि 2:1 का कंसेप्ट लेके चले या 1:2 सबको लेके देखना है, और ये करना है कि गुना करने के बाद उसका ये मल्टीपल होना चाहिए। जब भी अनुपात रख देंगे किसका, कमीज की संख्या, और ये कमीज है और ये मान लीजिए आपका टाई। तो हम लोग अगर 2:1 या कुछ लेके चले तो 43 इंटू 2 प्लस 21 इंटू 1 तो कितना आ जाएगा 86 प्लस 21 यानी कितना 107। तो ये देखना है कि 7 का ये गुणज है कि नहीं, जो 7 को गुना 5 करने पे ये आ जाएगा। इसका मतलब है कि अगर हम 2:1 में खरीदते हैं तो हमारा कितना टाई खरीदाएगा वो बात की बात है, लेकिन हम समझ पा रहे हैं कि 535 रुपया हमारा काम पूर्णांक में काम हो जाएगा। फ्रैक्शन में तो टाई नहीं खरीदेंगे, टाई हम लोग कभी भी फ्रैक्शन में नहीं खरीदेंगे, इसीलिए कौन सा रेशियो लेना पड़ेगा, जिसको रखने के बाद उसका कंप्लीट मल्टीपल ये होना चाहिए। ये रखते तो नहीं होता, या था 43 प्लस कितना 42 तो 85 हो जाता, 85 से कटने वाला ये नहीं है, इसीलिए हमने कौन सा आंसर लिया 2:1।
ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, उसकी यात्रा आरंभ करने के 4 घंटे के बाद भी उसके पीछे 10 की रफ्तार से साइकिल से जाता है, तो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर जाकर बी ए को पकड़ लेगा? तो अभिष्ट दूरी, अभिष्ट दूरी बराबर, तो पहले से कितना गैप है? तो 4 की रफ्तार से स्टार्ट किया है और आरंभ करने के 4 घंटे बाद, मतलब 4 14 की दूरी हो चुकी है। जब दोनों यात्रा शुरू करेगा तो उसके बीच 16 की दूरी होगी, और सापेक्ष चाल कितने का होगा? 10-4, एक 10 और एक 4। ठीक, तो इतना टाइम लगेगा। इतने टाइम के बाद जो बी जो है वो किसको पकड़ लेगा? ए को। लेकिन ये पूछ रहा है कि प्रारंभिक से कितनी दूरी पर जाकर बी ए को पकड़ेगा, तो ये शुरुआत से दूरी कौन बताएगा? तो बी बताएगा। तो बी के चाल से क्या करना, गुना कर। ये समय है कब पकड़ लेगा और ये कहाँ पकड़ेगा ना, तो 10 से गुना कर क्या आ जाएगा? 16 दया 160/100, तो काटते किससे हम लोग? 2 से 80/3, यानी 26.7 के करीब में आ जाए। अभी बस स्टार्ट ही होगा। एक टंकी में पानी भरने वाला नल 12 लीटर पानी प्रति मिनट भरता है, और निकासी नल जो 8 घंटे में टंकी खाली कर सकता है, वह भी पहले नल खोल दिया जाता है तो टंकी 12 घंटे में खाली हो जाती है। एक तो भरने वाला है और एक खाली करने वाला जो नल है, क्या कर सकता है वो खाली, तो 8 घंटे में खाली करता है अगर मौका मिले तो। लेकिन जब दोनों साथ में खोल देते हैं, है ना, पहले नल को भी साथ खोल दिया जाए, यानी एक खाली करने वाला और दूसरा भरने वाला, तब इसको करने में कितना समय लगता है? 12 घंटा लग जाता है, यानी कि तब वो भर भी रहा है। और ऐसा होना चाहिए, भरा होना चाहिए पूरा तब। तो एलसीएम क्या आ जाएगा? 24, 3 और 2। इसका मतलब है कि ये 3 खाली करता है और ये एक भरता है, और जाके 3 में से एक घटेगा तो 2 बचेगा। तो ये कितना खाली करता है? 3, और ये 3 खाली करेगा और ये एक क्या कर देगा? भर देगा। इसीलिए खाली केवल कितना होगा? 2 ही। और सवाल ये है कि बताइए कि टंकी की जल धारण क्षमता क्या है। तो पहले ये पता कर लें कि टंकी को अगर ये अकेला भरना चाहे, दूसरा वाला जो भरता है, तो कुल समय कितना लगेगा? तो 24 टोटल क्षमता है टंकी का, और ये एक एक से भर पाता है, यानी 24 घंटा लग जाएगा इसको भरने में। और हमें बता दिया गया है कि ये कैसे भरता है पानी, तो 12 लीटर प्रति मिनट, यानी टंकी की क्षमता। टंकी की क्षमता बराबर 24 गुने पहले करेंगे 60, मिनट में आ गया, और फिर इसमें 12 से हम लोग गुना करेंगे तो आ जाना चाहिए ना। क्या आ रहा है देखिए, तो 24 छके 144, 8 वाला, पहला वाला ही होगा। किसी विद्यालय में 15 लड़कियां लड़कों से अधिक, यदि लड़कियों की संख्या में 10% की वृद्धि और लड़कों की संख्या में 16% की वृद्धि हो जाती है, तो लड़कों की अपेक्षा 9 लड़कियां अधिक है। तो विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या क्या है? अब इसको तो बेसिक से ही बनाना होगा आपको, है ना। 15 लड़कियां लड़कों से अधिक, यानी गर्ल्स और बॉयज में क्या अंतर है? 15 का अंतर। कहता है यदि लड़कियों की संख्या में 10% की वृद्धि कर दी जाए, यानी 110 हो जाए लड़कियां, और लड़कों की संख्या में 16% की वृद्धि, 116, तब जाकर के क्या देखते हैं कि अभी भी लड़कों की अपेक्षा 9 लड़कियां अधिक। आसानी से क्या करना पड़ेगा? इसको सॉल्व करके दोनों समीकरणों को, है ना, सॉल्व करके कितना मान निकलेगा? बी एंड बी का, और उसके बाद पूछ रहे कि विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या कर देंगे? बी प्लस बी का। ठीक है, सॉल्व कर लेना। लीनियर इक्वेशन का हो गया ये। अब ये कह रहा है कि दिए गए समीकरण में एक्स का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कॉमन कौन निकल जाएगा? 5 का पावर एक्स, ये 5 का पावर 1, ये 5 का पावर -1, ये 100।
ऐसा सवाल आप लोगों को भी बहुत पूछता है, आप लोगों को सीआरटी में, पीजीटी में, हर जगह 9 to 10 में इससे क्वेश्चन दिखता ही दिखता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 5 का पावर एक्स 5 माइनस 1/5, ये तो हो जाएगा 50 25, 24 24 कैंसल, क्या बचेगा घर आपका 5, एक्स का मान 1। इसको लोग ऑप्शन देख के बना देते हैं। कभी कभी क्या होता है दिखाता रहता है, ये सब जगह दो आंसर होता है। जो पीआरटी में था 1 में, 1 to 5 में था 9 10 सॉरी किसमें 9 में तो था ही, 1 to 5 में पहली बार जो हुआ था उसमें भी था। ये अब आगे खत्म है कि सभी चारों राज्यों में बीएसएनएल सिम कार्डों की परास कितने लाख है। तो परास का मतलब क्या होता है, सबसे छोटा और सबसे बड़ा का क्या अंतर है। ये स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है आपका, है ना, ये हम लोग सांख्यिकी में पढ़ते हैं परास। तो परास मतलब होता है सबसे हाईएस्ट वैल्यू और माइनस लोएस्ट। ये किस चीज का मेजरमेंट है, ये विक्षेपण का। ये किसका मेजरमेंट है, ये 11th में पढ़ना है, डिस्पर्सन। 6 to 8 में पूछा था विचलन का मान ज्ञात करें इस बार, मानक विचलन। तो विचलन एक्चुअली 11th में पढ़ना है, तो 10 तक ही नहीं है। तो परास जो है वो एक तरह का क्या है, विचलन का ही माप। डाटा छोटा और बड़े में कितने का अंतर है। इधर देखिए तो सबसे छोटा कौन, सबसे बड़ा कौन है, तो बीएसएनएल में दिख रहा है लाइन वाला, सबसे ज्यादा ये दिख रहा है ना, सबसे अधिक ये है और सबसे कम ये। असम न देख तो कितना कितना 3 दिख रहा है ये, और ये वाला 16। तो 16 में 3 गया तो कितना होना चाहिए, 13 होना चाहिए। अगर आंखों का अगर कोई दिक्कत ना हुआ हो तो आंसर 13 ही होगा, और आंख देखने में गड़बड़ हो जाएगा तो गड़बड़ हो सकता है। 97 का आंसर दिया हुआ है सी। ठीक, खत्म हो गया, आंखों का शुरू हो जाएगा। असम में बेचे गए एयरटेल सिम कार्ड और एयरटेल सिम कार्डों का अनुपात। असम हो गया कौन सा, ये, इसलिए किसका पूछा, एयरटेल और एयरटेल, इसका अनुपात। तो एयरटेल कितना है, 5 है, और एयरटेल कितना है, 2 है। एयरटेल एयरसेल जो है, अच्छा इसमें पहले एयरसेल एयरटेल पूछा है देखिए पहले कौन है, पहले एयरसेल है, पहले एयरसेल है, एयरटेल मतलब ये वाला। तो 2:5 हो जाएगा। नहीं अभी किसी का नहीं हो रहा है, बस 2 मिनट में स्टार्ट हो जाएगा। ये भी हो गया, ये तो खत्म हो गया। अच्छा अच्छा, तो कौन सा है जहां एयरटेल सिम कार्ड का मालिकों की संख्या सबसे ज्यादा। एयरटेल सबसे अधिक किसमें है, देखिए इसका तो वो ये ना आंसर, इसका 2:5 हुआ था। अभी सबसे अधिक किसमें, कौन सा कंपनी का पूछा था, एयरटेल सबसे अधिक। एयरटेल है ये वाला, ये एयरटेल ये ना है, खाली वाला है, तमिलनाडु है सबसे अधिक। अगर एयरटेल पूछा तो तमिलनाडु एयरटेल यानी, और ये तो बांटना ही है केवल क्या, कोई हम एबीसी को ऐसे बांटिए कि ए का भाग का 5 गुना, बी के भाग के 3 गुना। तो देखिए तो ए के भाग का 5 गुना ये तो कभी नहीं होगा, और ये क्या कह रहा है, तो ए के भाग के 5 गुना, बी के भाग का 3 गुना, इसको करिए तो होता है नहीं इसका। हाँ, एक बच्चे कितना करेंगे, ए के भाग का 5 गुना मतलब 30, बी के भाग का 3 गुना मतलब 30, और सी के भाग का 2 गुना मतलब भी 30। किसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो डी नंबर ऑप्शन है वो क्वेश्चन को। तो इस तरह के सवाल को ऑप्शन से ही बनाना है, इसको ये नहीं कि तीनों रेशियो निकाल करके बनाना शुरू किए। चेक कर लेना है कि कितने हो रहा है। ठीक है, चलिए धन्यवाद।